जय हिंद साथियों, सारथीदा सक्सेस क्लब में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमें देखना है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि कर्णी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो जब भी हमें सिद्ध करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके अपोजिट मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हमें सिद्ध क्या करना है, कर्णी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि कर्णी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता, जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, P/Q के रूप में हो वो क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या। P/Q भी बोल सकते हैं या फिर A/B भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, इसलिए हमने क्या मान लिया, कर्णी 5 इक्वल A/V। यानी कि यदि हम कर्णी 5 को परिमेय संख्या मान रहे हैं तो परिमेय संख्या किस रूप की होनी चाहिए, A/V के रूप की। ठीक है, इसलिए हमने कर्णी 5 को A/V के क्या रख दिया, इक्वल। और परिमेय संख्याओं का एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसका डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर उसका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, जहाँ A और B पूर्णांक हैं। अब A और B को हम क्या मान लेंगे, पूर्णांक, तथा A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। A और B की जगह हमने 2 और 3 ले लिया, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। ठीक है, यानी कि 1 से दोनों में भाग चला जाएगा, लेकिन इनके अलावा और कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है इनका। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया इधर पे, A और B इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। अब देखते हैं कि यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ और आ रहा है तो मान लेंगे हम क्या है कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब क्या आता है, A इक्वल कर्णी 5B। हमने क्या लिख दिया, A इक्वल कर्णी 5B। ये कहाँ से आया है, यहाँ से। B का हमने कहाँ कर दिया, मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो क्या हो गया, कर्णी 5B इक्वल A। चाहे इसको इस तरह से लिख दो, चाहे इस तरह से लिख दो। ठीक है, दोनों कैसे हैं, बराबर। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या लगा है, इक्वल। इसके बाद क्या लिखा है, अब हमें क्या करना है, इनकी कर्णी हटानी हो। कर्णी कैसे हटाते हैं, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे जब, तो इधर पे क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर इक्वल कर्णी 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5, और B का स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, A स्क्वायर इक्वल B स्क्वायर। अब ये 5B स्क्वायर के कैसा लिखा है, मल्टीप्लाई में, तो वो कहाँ आ जाएगा, A स्क्वायर के अपॉन में। यानी कि जब ये अपॉन में आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि A स्क्वायर विभाजित है कैसे, 5 से। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A पे स्क्वायर लगा है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक जो A है वो भी 5 से क्या है, विभाजित है। A स्क्वायर भी विभाजित है तो A भी विभाजित होगा। तो इन थ्योरी में क्या लिखा है, अतः 5 B स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित। यानी कि 5 B स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित। सॉरी, ये यहाँ पे 5 A स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित। फिर उसके बाद क्या लिखा है, इसलिए 5 A को भी विभाजित करेगा। इसलिए 5 क्या करेगा, A को भी विभाजित करेगा। यानी कि जब 5 A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से इस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद क्या मान लेंगे, A इक्वल 5K। अब यहाँ K को भी हमने क्या मान लिया, एक पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद सेम हमें इसी प्रोसेस में उसको भी सॉल्व करना है। देखो किस तरह से, देखो क्या लिखा है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारा, A स्क्वायर इक्वल 5B का स्क्वायर। समीकरण 1 में A का मान रखने पर हमने A इक्वल क्या रख दिया, 5K। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 5K। यानी कि समीकरण 1 क्या है, 5B का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या माना है हमने, A इक्वल 5K। तो A की जगह क्या रख देंगे, 5K का स्क्वायर इक्वल 5B का स्क्वायर। ठीक है, यही आ गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25K का स्क्वायर इक्वल 5B का स्क्वायर। 5 इसके अपॉन में आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा सॉल्व, अपॉन 5 इक्वल B का स्क्वायर। 5 से 25 कितने टाइम्स जाएगा, 5 बार। तो क्या आ जाएगा, 5 5 जब 25 तो कितना आ गया, 5K का स्क्वायर इक्वल B का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इक्वल B स्क्वायर। अब ये 5K स्क्वायर के कैसा लिखा है, इनटू में, तो कहाँ चले जाएगा, इसके अपॉन में। ठीक है, यानी कि जो हमारा B स्क्वायर है वो कैसे विभाजित हो रहा है, 5 से। ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट में हमने कैसे लिख दिया, अतः
बी स्क्वायर 5 से कैसा है, विभाजित है। और जब बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो हमने अभी बताया था कि जब बी स्क्वायर विभाजित है 5 से तो बी भी विभाजित होगा 5 से, होगा, ठीक है। तो हमने उसको इस तरीके से लिख दिया, इसलिए 5 बी को विभाजित करेगा। अब देखो क्या कहता है, इस प्रकार समीकरण 2 कहाँ है हमारा, ये है। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैसे विभाजित हो रहे थे, 5 से विभाजित हो रहे थे, तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 5, ठीक है। तो हमें समीकरण 2 और 3 से क्या पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जो हमारी कल्पना यानी कि हमने क्या माना था कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो उसका गुणनखंड 5 निकल आया है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमने कल्पना की थी, के विपरीत है। यानी कि जो हमने माना था कि उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन यहाँ पे तो एक और गुणनखंड आ गया उसका 5, तो ये उसके विपरीत हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, अतः कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे।